हमारी कहानी की शुरुआत डोमिनिक से होती है, जो किसी समय में एक वेडिंग प्लानर हुआ करता था। लेकिन कोविड की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया और अब अपनी गर्लफ्रेंड जेड के कहने पर किस्मत आजमाने के लिए हांगकांग सिटी पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात अंकल मिंग से होती है। असल में अंकल मिंग एक फ्यूनरल पार्लर यानी कि मरे हुए लोगों के लिए अंतिम संस्कार और उसके साथ साथ अन्य विधि विधानों का काम करते हैं, ताकि मृतक आत्मा को शांति मिल सके। काफी बूढ़ा होने की वजह से अब ये काम डोमिनिक को सौंपकर आगे की जिंदगी आराम से फरमाना चाहते हैं। वो डोमिनिक को यहाँ से सीधा अपने काम समझाने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, जहाँ पूजा पाठ के साथ साथ शवों की साफ सफाई कैसे होती है ये भी सिखाते हैं। डोमिनिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुलाकात का पहला दिन काम सीखने में निकल जाएगा। शाम को अंकल मिंग उसे बताते हैं कि हमारे काम की नींव 2 खंभों पर टिकी होती है। पहला दिमाग, जो खुद हम है, और दूसरा मांसपेशियां, जिसे सबसे जाने माने पुजारी मास्टरमाइंड पूरा करते हैं। ये समझ लो कि हम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ हमारा काम शव की साफ सफाई कर उसे अंतिम संस्कार के लिए पूरी तरीके से तैयार करना है, तो वहीं दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने मंत्रों और पूजा पाठ के जरिए आत्मा को नरक से निकालकर मुक्ति दिलवाने में मदद करते हैं, जिसे चाइनीज मान्यताओं के अनुसार नरक के दरवाजे को तोड़ने की एक प्रथा माना जाता है। इसी दौरान हमें मास्टरमाइंड से रूबरू करवाया जाता है, जो कि 80 साल के बेहद जिद्दी और सख्त स्वभाव के व्यक्ति है। वो अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते, फिर चाहे बात धंधे की हो या फिर परिवार की। शायद यही वजह थी कि बेटे बेन को ना चाहकर भी उनके साथ इस पारिवारिक रीति रिवाज में जबरदस्ती शामिल होकर पुजारी बनना पड़ा। वहीं उनकी बेटी यूटा की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती। शाम को डोमिनिक से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड जेड आती है, जो उसे कहती है कि पैसा जरूर जिंदगी में अहमियत रखता है, लेकिन फिर भी इतना जरूरी नहीं कि तुम मजबूरी में मौत का धंधा करने लगो। डोमिनिक उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इस काम में और पुराने वाले में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। शादियों में जहाँ न्यूली वेड्स होते हैं, तो वही किसी के अंतिम संस्कार में न्यूली डेड्स। बाकी इन 2 कामों में पैसे भी उतने ही खर्च होते हैं। बस फर्क होता है लोगों की भावनाओं का। जहाँ शादी में सभी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, जोड़े के साथ खुशी मनाते हैं, तो वही शोक सभा में व्यक्ति अपने अफसोस के दर्द तले दबा होता है। अगले दिन डोमिनिक अंतिम संस्कार के बिजनेस को और भी तेजी देने के लिए अपने ऑफिस में कुछ बदलाव कर रहा होता है। तभी जाने अनजाने में वो मास्टरमाइंड की जान से भी प्यारा उनकी मृतक पत्नी द्वारा दी गई एक पुरानी कुर्सी को कचरे में फेंक कर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। हालांकि शाम होते होते वो किसी तरह कुर्सी ढूंढ निकालता है और फिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर मास्टरमाइंड को मनाने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ डोमिनिक की मुलाकात मास्टरमाइंड, यूटा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ होती है, जो उसे साथ में डिनर ऑफर करते हैं, जहाँ डोमिनिक सभी के सामने टेबल पर मीट रख देता है, इस बात से बेखबर कि मास्टरमाइंड बाकी पुजारियों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो तो शुद्ध शाकाहारी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बिना किसी जीव की हत्या करे सिर्फ अपनी साधनाओं से बिताई थी। बात करें यूटा की, तो वो शहर की स्वास्थ्य आपातकालीन सेवा में नर्स की नौकरी करती है और जी जान से दिन भर में ना जाने कितनी जिंदगियों को बचाती है, परंतु कभी कभी कुछ लोगों की जान चाहकर भी नहीं बचा पाती। अगले रोज डोमिनिक की दुकान पर मिस्टर चू नाम का एक व्यक्ति नम आंखों के साथ दाखिल होता है, क्योंकि कुछ ही रोज पहले उसने एक दुर्घटना में अपने भाई को खो दिया था और अब वो उसके अंतिम संस्कार को सभी तौर तरीकों के साथ मनाना चाहता है। डोमिनिक, जो कि पहले से ही वेडिंग प्लानर रह चुका है, वो उसे शोक सभा को आयोजित करने के ढेर सारे तरीके बताता है, जैसे कि शव को एक बड़े से फ्रेम में रखकर सजाया जाए, किसी बर्थडे पार्टी की तरह उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी फोटोज को ऑडिटोरियम में लगाया जाए और उन सभी चीजों का ख्याल रखा जाए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। आखिरकार उन्हें डोमिनिक का यह आइडिया पसंद भी आता है और देखते ही देखते अंतिम संस्कार का दिन भी आ गया, जहां शव को ड्रेसअप से लेकर उसे मेकअप तक कराया गया। पूरे लॉन को उसकी यादों की सौगात के साथ सजा दिया गया। परिवार के सभी लोग बेहद कम उम्र में घर के सदस्य को खो देने की वजह से उनका रो रो कर बुरा हाल था। सब कुछ अच्छा चल रहा था
कि तभी वहां पर डोमिनिक कागज की बनी मसराटी कार लेकर आता है, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि उस लड़के को उस कार से बेहद लगाव था। परंतु वो ये भूल गया था कि मिस्टर चू के भाई की जान इसी मसराटी कार दुर्घटना में गई थी, जो देखकर परिवार के सभी लोग अचानक आक्रोशित हो गए और डोमिनिक को अपने कारोबार के पहले दिन में ही काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ये बात जब मास्टरमान को मालूम पड़ती है तो वो भी डोमिनिक पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसका सारा श्रेय भावनाओं पर जुड़ा होता है, जिसमें की गई एक हल्की सी लापरवाही पूरे परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। नतीजा, इससे उनकी इज्जत भी किरकिरी हो सकती है। आज मास्टरमान डोमिनिक को यही समझाने की कोशिश करते हैं। उसे बताते हैं कि हमारा काम लोगों के दुख में शांति प्रदान करना है, न कि उनके जख्मों को कुरेद कर और बढ़ा देना। इसी दौरान अपने पिता की पुरानी सोच को लेकर युटा की उनसे बहस हो जाती है और वो गुस्से में आंटी लिन के रेस्टोरेंट में आ जाती है, जो उसे अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी। युटा का लटका हुआ मुंह देखकर वो उसके लिए सूप तैयार करती है। तभी बातों बातों में युटा को आंटी लिन की बिगड़ रही तबीयत का एहसास होता है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शरीर में सूजन है, लेकिन आंटी लिन फिर भी अपने दर्द को छुपाकर बात को टालने की कोशिश करती है। मगर युटा उन्हें सख्त हिदायत देती है, अगर हल्की सी भी परेशानी लगे तो तुरंत फोन करके बुला लेना। सुबह डोमिनिका के पास एक महिला आती है जिसका नाम यान होता है। वो चीन की बहुमूल्य लकड़ी जनान का बना एक ताबूत चाहती है, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होना चाहिए, और इसमें वो अपने बेटे के शव को भविष्य के लिए संरक्षित करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ उसे दोबारा से जिंदा कर सके। डोमिनिक को उनकी ये ख्वाहिश थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन उसे तो बस पैसों से मतलब थे, इसीलिए यान के कहने पर ये ऑर्डर स्वीकार कर लिया गया और अपनी पूरी टीम के साथ जनान लकड़ी को ढूंढने में लग जाता है। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी शव को मम्मी के रूप में लपेटने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने तो आज तक ये काम किया नहीं था और ना ही ये सब उनके बस की बात थी। पर डोमिनिक अब जिंदगी में कुछ नया करने की सोच चुका था। ऊपर से मिस यान तो इसके लिए अच्छे खासे पैसे देने को भी तैयार थी। परंतु जब ये बात मास्टरमान को मालूम पड़ती है तो वो इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में किसी शव को एक ताबूत के अंदर कुछ जड़ी बूटियों के साथ सुरक्षित रखना उसे त्याग देने के बराबर होता है। पर डोमिनिक को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि शव जमीन के अंदर हो या फिर बाहर। उसे तो बस अपने कस्टमर की संतुष्टि से मतलब था। मास्टरमान उस महिला के पैसे वापस करने को कहते हैं, पर डोमिनिक उनसे साफ कह देता है कि वो उनका नौकर नहीं है, बल्कि वो दोनों पार्टनर है। ऊपर से इस काम में तो उनकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। फिर भी वो उन्हें अधिक शेयर देने को तैयार है, लेकिन मास्टरमान नहीं मानते। ये काम उन्हें उसूलों के खिलाफ लगता है और गुस्से में वो डोमिनिक को ये काम कहीं दूसरी जगह पर अंजाम देने को कहते हैं, क्योंकि जिस दुकान में बैठकर वो ये सब कर रहा है उसका लाइसेंस उनके नाम पर है। दूसरी तरफ हम मास्टरमान के बेटे बेन को देखते हैं, जो अपने पिता से चोरी छुपे ईसाई दीक्षा लेने वाला था, ताकि अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ के एक बहुत ही चर्चित मिशनरी स्कूल में करवा सके। बदकिस्मती से ये बात उसके पीछे खड़े डोमिनिक को पता चल जाती है और वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसके काम में साथ देगा तो वो ये बात मास्टरमान को नहीं बताएगा। बेचारा बेन ना चाहकर भी उसे हामी भरनी पड़ी, जिसके बाद हम उसे डोमिनिक के साथ अस्पताल के मुर्दा घर में देखते हैं। ये दोनों आज यान के बेटे के शव की सफाई की तैयारी कर रहे हैं कि तभी अचानक 6 महीने से पड़ी लाश को देखकर बेन को उल्टी आने लगती है और वो वहां से भाग खड़ा होता है। अब मरता क्या न करता। मजबूरी में डोमिनिक को अकेले ही इस काम पर उतरना पड़ा कि अचानक यहाँ उसकी मदद के लिए मास्टरमान आ जाते हैं और एक गुरु की तरह बड़ी हिफाजत के साथ नामुमकिन से दिखने वाले इस काम को अंजाम देते हैं। मिस यान अपने बेटे को इस तरह देखकर पूरी तरीके से बिखर जाती है, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उन्हें भी शायद यकीन है कि भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उनका बेटा फिर से उठ खड़ा होकर उन्हें अपने गले से लगाएगा। फिलहाल यहाँ वो डोमिनिक को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। आखिर किसी ने तो उनके जज्बातों को समझा, वरना शहर के बाकी लोगों की नजर में तो वो एक पागल माँ बन चुकी थी। बाकी का काम मास्टरमान अन्य धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न करते हैं। समय बीतता गया और हम डोमिनिक को अपने काम में और भी मशरूफ होते हुए देखते हैं। अब ना वो केवल एक बॉस की तरह काम कर रहा है,
बल्कि धीरे धीरे शव के मेकअप से लेकर उनके ड्रेसअप को करना भी सीख गया है। ये समझिए कि वो खुद को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मास्टर मान उसका बखूबी साथ देते हैं। एक रोज काम के दौरान यूटा को मालूम पड़ता है कि आंटी लिन को दिल का दौरा आया है, परंतु जब तक वो वहां उन्हें बचाने के लिए पहुंची उनकी मौत हो चुकी थी। वो लाख कोशिश करती, ऑक्सीजन, CPR, पर कुछ भी काम नहीं देता। मेडिकल की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई, क्योंकि आंटी लिन उनसे कोसों दूर जा चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन है। अंत में आंटी लिन का कोई नाते रिश्तेदार ना होने की वजह से यूटा ही उनको आखिरी श्रद्धांजलि देती है, जिसमें डोमिनिका सारा बंदोबस्त करता है। अगली रात हम मास्टर मान और उनके परिवार को साथ में डिनर करते देखते हैं। टेबल पर पड़े खुशबूदार व्यंजनों को खाने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर बेन और उसकी पत्नी मैंडी का चेहरा उतरा हुआ है, जिसकी वजह उनके बेटे योंग का एडमिशन ना होना है। मैंडी जबरन अपने पति बेन को अपनी ही तरह ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर चुकी है। बहन यूटा को ये बात नागवार गुजरती है, क्योंकि उसने न केवल अपने धर्म को धोखा दिया है, बल्कि अपने पिता की उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। मगर बेन को इसका जरा सा भी अफसोस नहीं था। उसने ये अपने बेटे युएंग और परिवार के लिए किया। पिता मास्टर मान बस दोनों भाई बहनों को बहस करते देखते हैं। तभी बात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें जोर से डांटकर बीच में ही खाना छोड़कर चले जाते हैं। अगली रोज मास्टर मान और उनके लोगों के साथ डोमिनिक एक मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए तैयारियों में व्यस्त होता है। तभी मास्टर मान की नजर बेन पर पड़ती है, जो हमेशा की तरह पुजारी के रूप में मौजूद था। वो फौरन बेन से पूछता है, आखिर ईसाई बनने के बाद उसे यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? अब इस पवित्र सभा को क्यों दूषित कर रहा है? अच्छा होगा कि यहाँ से चला जाए। डोमिनिक उनके बीच बचाव की कोशिश करता है, मगर स्वभाव की अकड़ में मास्टर मान साफ शब्दों में उसे यहाँ से जाने को बोल देते हैं, और बेन के फिर भी ना मानने पर सबके सामने उसे जोर से डांट लगाते हैं, जिससे वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले अपने पिता को कुछ ऐसे शब्द कह जाता है जो उनके दिल पर लग जाती है। अब तक पूरी जिंदगी में कभी भी उनसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। हर कोई उन्हें बड़े अदब सम्मान के साथ देखता था, लेकिन आज बेन ने भरी सभा में उनकी इज्जत नीलाम कर दी, जिससे मास्टर मान को इतना धक्का लगता है कि वो वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। दिल के दौरे के चलते उनका आधा शरीर लकवा मार जाता है। वो तो भला है डोमिनिक का, जिसने सही समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। यूटा भी जानकारी मिलते ही वहां पहुंचती है। बेन भी वहां आया है। फिलहाल मास्टर मान की जान तो बच गई, लेकिन अब आगे की जिंदगी उन्हें शायद व्हील चेयर में ही गुजारनी पड़ेगी। पिता की ऐसी स्थिति देखकर यूटा भाई बेन से पिता का ख्याल रखने की बात कहती है। उसके मुताबिक अब घर में एक नर्स की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ कुछ दिनों तक उसकी छुट्टी है, इसीलिए वो दिन में सारा काम संभाल लेगी। मगर रात में बेन को अपनी पत्नी मैंडी के साथ मिलकर पिता की देखभाल करनी पड़ेगी। कि तभी किनारे बैठा बेन झट से कहता है, हम अपने पिता का ख्याल नहीं रख सकते। मेरे बेटे युएंग को क्रिश्चियन स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसीलिए उसकी बेहतर पढ़ाई के लिए मैं अपने बच्चे और पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। अब तुम्हें ही पिता का ख्याल रखना है। यूटा ये सुनकर दंग रह जाती है और उसे याद दिलाती है, मैं भी तो कभी पिता की फेवरेट नहीं रही। उन्होंने तो पूरी जिंदगी तुम्हें ही माना है, और अब ऐसे समय में तुम उनका साथ छोड़कर जा रहे हो। आखिर तुम अपने फर्ज से भाग नहीं सकते। बेन कहता है, कौन सा फर्ज और कैसी जिम्मेदारी? मुझे तो पिताजी ने कभी मेरे हिसाब से जिंदगी जीने ही नहीं दिया। बस हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोपते रहे। मुझसे वो सब कुछ करवाया जो मैं जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता था। तुम्हें तो कम से कम पढ़ाया भी, मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। यूटा उसे समझाती है, जो काम पिताजी करते आ रहे हैं वो पारंपरिक तौर पर बेटी को ही मिलती है। अगर बतौर एक महिला मुझे मिलनी होती तो मैं खुशी खुशी उसे अपना लेती। हालांकि बेन के कानों में फिर भी जू तक नहीं रेंगती, और एक एहसान फरामोश औलाद की तरह अपने परिवार को उनके परिवार से अलग बताकर बीवी बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देता है। अकेली यूटा करे भी तो क्या करे, घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। पिता के ख्याल रखने से लेकर 2 वक्त की रोजी रोटी का पूरा बंदोबस्त अब यूटा को ही संभालना था। कुछ दिनों बाद मास्टर मान डिस्चार्ज होकर घर आ गए तो वो सब कुछ उथल पुथल पाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि बेटा अपने परिवार के साथ घर छोड़कर जा चुका है। दिल में दर्द है,
पर लफ्ज खामोश। युटा उनके कपड़े साफ करके उन्हें नहलाने का आग्रह करती है, मगर कभी दूसरों का सहारा बनने वाले मास्टर मान आज कैसे अपनी ही बेटी के सामने नग्न हो जाते हैं। जिस उम्र में उन्हें अपनी बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए थे, आज उनकी जिंदगी की बैसाखी उसी के सहारे टिक गई। एक पिता के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। युटा के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो पूरी तरीके से अकेली हो चुकी है। बस एक डोमिनिक ही है जो आए दिन मास्टर मान को खुलकर हंसाने के लिए आ जाया करता है। एक शाम ऐसे ही पिता की सेवा करते वक्त जब भाई का जिक्र होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि जिस पिता को वो दुनिया का सबसे सख्त व्यक्ति समझती थी, दरअसल अंदर से वो नारियल की तरह नरम थे। उन्हें समय रहते ही बचपन में ही मालूम पड़ चुका था बेटा बेन पढ़ाई में बेहद कमजोर है। ना तो उसकी इंग्लिश अच्छी थी, ना ही चाइनीज। ऐसे में उसके भविष्य की उन्हें चिंता सताने लगी और कोई रास्ता न मिलने पर अपने साथ धर्म कर्म के काम में साथ लगा लिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो कभी भूखा न मरे। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें बेन से बिल्कुल भी शिकायत नहीं, उल्टा वो उसे बहादुर कहते हैं। आखिर वो अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत तो जुटा सका। शायद उनके अंदर तो उतना साहस कभी नहीं था। बातों ही बातों में जब युटा उनसे कहती है, वैसे आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी आपके काम संभालने लायक नहीं हूँ, मास्टर मान चुप हो जाते हैं और बात को टाल देते हैं। रात में खाने के वक्त डोमिनिक मास्टर मान से मिलने आता है। हमेशा की तरह चुपके से उनके लिए वॉलनट केक लाकर थमाता है। हालांकि डॉक्टर ने इसे खाने से साफ मना किया है, परंतु युटा की नजर बचाकर वो अपने मास्टर का दिल रख ही लेते हैं। मास्टर मान भी उसकी प्रतिभा की कद्र करने लगे थे। जिस तरह उसने अंकल मिंग के जाने के बाद न केवल काम संभाला बल्कि मुनाफी को बीते कई सालों से दुगना करके दिखाया, ये वाकई काबिले तारीफ था। उन्हें अब डोमिनिक पर खुद से ज्यादा विश्वास हो चुका था, इसीलिए आज अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी दुकान को डोमिनिक के नाम कर देते हैं। बस इसके बदले उनकी एकमात्र शर्त ये थी कि दुकान का नाम किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए, जिस पर डोमिनिक खुशी खुशी मान जाता है और हमेशा समय पर उनका हिस्सा देने का वादा भी करता है। मास्टर मान, जिन्हें वो कभी पार्टनर मानता था, आज उनके साथ पारिवारिक संबंध से हो गए हैं। मिंग के अलावा शायद ही कोई इतने सालों में मास्टर मान के इतने करीब आया होगा। सुबह होती है और हम डोमिनिक को उसकी गर्लफ्रेंड जेड के साथ देखते हैं, जो उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर देती है। लेकिन डोमिनिक शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी सोच बाकियों से अलग थी। वो नहीं चाहता कि अब 50 की उम्र में जब वो पिता बने तो अपने बेटे को 70 साल तक बड़ा होता देखे। न जाने तब तक वो जिंदा रहेगा भी या नहीं, और अगर रहेगा भी तो क्या बचपन में ही अपने छोटे से बच्चे के ऊपर बूढ़ा होकर बोझ बन जाएगा। यकीनन ऐसा खौफनाक दिन वो अपने सपने में सोच भी नहीं सकता और न ही किसी बच्चे को बदुआ देना चाहता है। परंतु जेड किसी भी कीमत पर गर्भपात करवाने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ जाता है। डोमिनिक अभी अपने इस तनाव से गुजर ही रहा था कि कुछ रोज बाद उसे मास्टर मान के गुजर जाने की दर्दनाक खबर मिलती है, जो सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। आखिर उसने एक गुरु ही नहीं बल्कि इस शहर में अपना एक इकलौता दोस्त खो दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने उसके नाम खत जरूर छोड़ा था, जिसमें लिखे हर एक अक्षर डोमिनिक को उनके असल चरित्र से रूबरू करवा रहे हैं। मास्टर मान लिखते हैं, प्रिय मित्र, जब तक तुम्हें मेरा यह खत मिलेगा तब तक शायद मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊंगा। मुझे याद है तुम हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मैंने तुम्हारे इस काम में काफी मदद की है, तुम्हें वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, जो तुमने अंतिम संस्कार करते वक्त ये सिखाया कि आखिर मरने वाले से ज्यादा जीवित रहने वालों की भावनाएं अहमियत रखती है। पूरी जिंदगी मैं एक बेहतरीन पुजारी बन पाया, लेकिन एक अच्छा पिता बनने में नाकाम रहा। फिलहाल मुझे पता है इस पूरे शहर में तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो जो मृत्यु से ज्यादा जीवित होने का जश्न मनाते हो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरे अंतिम संस्कार का सारा बंदोबस्त तुम उसी तरह करो जिसमें मेरे बेटे और बेटी मेरे नजदीक हो, और उनकी मौजूदगी में मुझे एक हैंडसम नौजवान की तरह तैयार करके अंतिम विदाई दो। याद रखना, मैं बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। डोमिनिक अपने हिस्से का पत्र मोड़ कर रख देता है।
और अगले दिन एक बड़े होटल में शोक सभा का आयोजन करता है, जहां डोमिनिक सूट बूट पहनाकर एक हैंडसम पार्टनर की तरह मास्टर मान को तैयार करता है और मास्टर मान का मन पसंदीदा गीत गाकर उनके नाम का आखिरी जाम पीता है। बाहर हॉल में अंकल मिंग अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ शहर के सभी पुजारी और रिश्तेदार के अलावा मास्टर मान का पूरा परिवार भी शामिल है। अंतिम यात्रा की अगुवाई कर रहा डोमिनिक हॉल में दाखिल होता है और सभी पुजारियों को इस बात से आग्रह कराता है कि आज मास्टर मान की आत्मा को नरक के द्वार से स्वर्ग की तरफ पहुंचाने का काम उनके बेटे बेन और बेटी युटा करेगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर एक महिला इस पवित्र काम को कैसे अंजाम दे सकती है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सब डोमिनिक को पागल करार देने लगते हैं और उसके इस फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि एक महिला तो जन्मजात से ही दूषित होती है, वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। डोमिनिक कहता है, अगर ऐसा है तो यहाँ आप में से कई पुजारी हैं जो बीती रात एक महिला के साथ सोकर आए होंगे। कुछ लोग नाइट क्लब में मौज मस्ती करके भी आए होंगे। जब आप सभी इतने पाप करने के बावजूद अशुद्ध नहीं हो सकते, तो फिर महावारी की वजह से एक महिला अशुद्ध कैसे हो सकती है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसके पेट से जन्म लेने वाले हम पुरुष भी कभी शुद्ध नहीं हो सकते। ये सब हमारे बुजुर्गों के बनाए धारणाएं हैं, जिसे जितनी जल्दी हो सके हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। वैसे भी ये मेरी इच्छा नहीं, बल्कि खुद मास्टर मान की आखिरी ख्वाहिश है, और जिस किसी को भी एतराज हो वो यहाँ से जा सकता है। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले गए। बस अंकल मिंग, जेड और दुकान के कुछ लोग मिलकर चंद लोग ही बचते हैं, जिसके सामने अपने भाई की अगुवाई में युटा पिता के लिए मुक्त द्वार खोलने का अनुष्ठान शुरू करती है। दरअसल मास्टर मान के खत में वो दूसरा सिरा अपने बेटे के नाम ही था, जिससे माफी मांगते हुए वो कहते हैं, बेटी मैंने भले ही तुम्हें हमेशा से ही अपवित्र कहा और अपनी इस पारिवारिक परंपरा में कभी शामिल नहीं किया, लेकिन सच कहूँ तो मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे मेरे पिताजी से सीखने को मिला और उनकी बातों का पालन किया, इस बात से बेखबर कि मेरी ये बातें न जाने तुम्हें कितना दुख देती होंगी। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन हकीकत में तुम्हारा नाम युटा का मतलब है अनमोल खजाना, और जब तुम्हारा पूरा नाम मान युटा जोड़ा जाए तो उसका अर्थ होता है एक पुरुष का अनमोल खजाना। मुझे इस बात पर हमेशा पूरा गर्व रहा है कि तुम अपने पिता मास्टर मान की धरोहर की सबसे बेशकीमती चीज हो। बस पुरानी परंपराओं और उनके अस्तित्व के आगे मैंने तुमको अहमियत नहीं दी, जिसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। लेकिन जाने से पहले वादा करो कि तुम अपने आगे के जीवन में उसी बहुमूल्य खजाने की तरह चमकोगी। अपने पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त युटा के जहन में उनकी ये बात किसी दिव्य शक्ति की तरह काम कर रही है, जिसकी बदौलत वो नरक के दरवाजे को तोड़ने का अनुष्ठान वैसे ही पूरा करती है जैसे कभी उसके पिता किया करते थे। हर किसी को उसके इस तेवर में मास्टर मान की झलक दिखाई देती है। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में मनुष्य जीवन लेना कोई आसान काम नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी होनी और अनहोनी के ढेर सारी घटनाओं पर टिकी होती है, जिसमें बिना डरे बस आगे चलते जाना है। हर पल को जितना जी सके उतना जीना है, इस बात की परवाह किए बगैर कि हमारी जिंदगी की गाड़ी आखिर किस मोड़ पर आकर रुक जाएगी, क्योंकि चलती का नाम ही तो जिंदगी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसे दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।